नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है अपने हिंदी। हिंदी का जो स्किल पेपर है सेकंड सेम का, उसके बारे में बात करेंगे कि राजस्थानी जो प्रमुख रचनाकार कौन कौन से, इसके बारे में। तो देखिए, ये जो आपका स्किल पेपर है ये सेकंड सेम का आपके कुल 80 अंक का रहेगा और इसके अंदर ये जो 40 प्रश्न आएंगे वो MCQ बेस होंगे, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो OMR पर होगा और आपके 2 घंटे का समय होगा। अब ये पेपर पहली बार जुड़ा है तो इसके न इतना जो रचनाकार है, इतने ज़्यादा न फेमस वगैरह है, तो इनके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं मिला है। और MCQ है, इसके आधार पे हमने कोशिश ये की है कि आपके बेहतर से बेहतर लेके आए। यदि कोई त्रुटि वगैरह हो तो उसके लिए हम क्षमा या माफ़ी चाहते। तो अपन 1 बाय 1 प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेखक के बारे में या कवि के बारे में जो परिचय था उसको लिखा है। उसके बाद में पाठ का जो मुख्य सारांश क्या है उसको लिखा है। तो इससे आपको पाठ वगैरह सारे समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके इस कोर्स का नाम है राजस्थान के हिंदी रचनाकार। कोर्स का नाम है आपके राजस्थान के हिंदी रचनाकार, यानी कि हिंदी में राजस्थान के कौन कौन से लोगों ने रचनाएं की। अब देखिए, इसके अंदर आपके इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 में डिवाइड है। पहली इकाई में कविता है 6 पार्ट है, दूसरी इकाई में कहानी के 6 पार्ट है और इकाई 3 में निबंध और अन्य है। अब इकाई 1 के अंदर जो भी कविता है ये राष्ट्रीय चेतना के बारे में। राष्ट्रीय चेतना मतलब अपना किस प्रकार से हमें अपने राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति की तरह निभाना चाहिए। और ओजस्वी वाणी का प्रयोग किया गया है। और स्त्री विमर्श और मानवीय संवेदना, यानी कि महिलाओं की समाज के अंदर क्या स्थिति है और महिलाओं को किस प्रकार से आगे आना चाहिए और महिलाओं को स्वतः गूंगी या बहरी बनकर नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। दूसरी जो इकाई में ऐतिहासिक गौरव, यानी कि हमारा भारत और राजस्थान का ऐतिहासिक गौरव कौन कौन सा है, कौन कौन से लेखकों ने, कौन कौन से व्यक्तियों ने हमारे देश के लिए क्या किया और हमें निरंतर क्या करना चाहिए। मरुस्थल यथार्थ वो कर्तव्य बोध, यानी कि हमारे राजस्थान और पश्चिमी जो मरुस्थल एरिया है इसमें लोग किस प्रकार से संकट पूर्वक जीवन यापन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और अगली इकाई में वैचारिक निबंध, अपने विचार संबंधी निबंध और काला पानी यात्रा वृत्त वो डायरी, यानी कि जो यहाँ के जो इलाकों में काला पानी की सजा के समान बताया गया है, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो अपन शुरू करते अपनी इकाई 1, जिसके अंदर पहले क्या है, कविता संकलन है, जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है, ओज से संबंधित है, मानवीय संवेदना व स्त्री विमर्श से संबंधित है। अब देखिए, पहला जो है वो है, अपन बात करेंगे कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में। अब देखिए, कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म 11 सितंबर 1919 को हुआ। कब हुआ? 11 सितंबर 1919 को हुआ। इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू राजस्थान में हुआ। ये थोड़े प्रसिद्ध कवि है, तो इनके बारे में आपको पक्का याद होना चाहिए। इसमें से आपका 1 या 2 प्रश्न पक्के आएंगे कि जो कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म 11 सितंबर 1919 को हुआ, सुजानगढ़ चूरू जो जिला अपने जो चूरू राजस्थान के अंदर हुआ। इनका निधन है वो 11 नवंबर 2008 को हुआ। इनका जो जन्म भी 11 को हुआ और इनका जो निधन है वो भी 11 को हुआ। यहाँ जन्म सितंबर में हुआ और जो इनका निधन है वो नवंबर में हुआ। अब साहित्यिक व्यक्तित्व क्या है? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आपके प्रश्न MCQ आएंगे तो प्रश्न ऐसे आएगा कि जो कन्हैयालाल सेठिया जी इनका जन्म हुआ, ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, इस प्रकार से। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो करना है। ये क्या थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे और राजस्थानी वो हिंदी के मूर्धन्य कवि, यानी कि ये समाज सेवी, यानी कि समाज के अंदर अच्छा कार्य करते थे। इसके अलावा ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो इस प्रकार की रचनाएं की जिससे लोग क्या हो, उनको देश को आज़ाद कराने में उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो और वो स्वामी भक्त बने रहे। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कविता अग्निवीणा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यानी कि प्रश्न ये आ जाए कि इनकी कन्हैयालाल जी सेठिया की कौन सी रचना पर देशद्रोह का मुकदमा चला, तो इनकी अग्निवीणा। अग्निवीणा इस प्रकार की जो रचना थी जिससे अंग्रेजों को लगा कि वास्तविकता में हमारे जो शासन है इस पर क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, इससे लोग क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। जिस प्रकार से अपन अभी देखते हैं कि पार्टियों के बीच में जैसे CGP पार्टी है वो विद्रोह कर रही है, तो बड़ी जो केंद्र के अंदर जो पार्टियां है वो CGP को दबाने का प्रयास कर रही है। क्यों? उसको पता है कि यदि CGP अभी प्रोटेस्ट करेगी तो इससे लोग क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। तो अग्निवीणा का ऊपर उन्होंने देशद्रोह का ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, आरोप लगा दिया था, मुकदमा चलाया था। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? राजस्थानी में पाथोल और पीथल, यानी कि महाराणा प्रताप से संबंधित पाथोल और पीथल। इसके अलावा मिंजर, लील टांस। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1976 में मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी में इन्होंने अग्निवीणा, वाण,
अनुभव और निर्ग्रंथ ये इन्होंने लिखे। तो राजस्थानी में इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? पाथल और पीथल, मिंजर और लीलटास। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? तो ऑप्शन ए पाथल पीथल, दूसरी मिंजर और तीसरा लीलटास और चौथा ऑप्शन होगा आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन नहीं होगा, वो मोहन राकेश का है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगला, इनकी हिंदी में अग्निवीणा, वाण और अनुभव और निर्ग्रंथ ये इनके क्या है? ये इनकी रचना है। अगला, सम्मान इनको मिला है पद्मश्री 2004 में इनको पद्मश्री मिला और राजस्थान रत्न 2012 में मिला। तो ये अपन ने बात की कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में। अब इनका जो पाठ है उसका नाम है अग्निवीणा झनझना दो, अग्निवीणा झनझना दो। इसका अब अपन सार पढ़ेंगे। तो देखो, ओज गुण एवं वीर रस से ओतप्रोत, ओज गुण इनकी वाणी है ओजस्वी है और वीर रस है, ऐसा मतलब मन में भाव आए। जब ये कविता जब पढ़ते हैं तो मन के अंदर वास्तव में एक सैनिक का भाव आ जाता है, अर्थात देश प्रेम का भाव आता है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी वाणी में इन्होंने रचना की है। ओतप्रोत राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। ये राष्ट्रीय चेतना को, इनकी देश के लोगों को जगाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को जो जागरूक करने के लिए, उनको चेतन करने के लिए ये किया गया है। जैसे आपने साइंस में पढ़ते हो एक चेतन मन, अचेतन मन, उस प्रकार से। अग्निवीणा क्रांति, शौर्य और नव जागरण का प्रतीक। अब अग्निवीणा किसका प्रतीक है? क्रांति का। इनकी देश के अंदर अब क्या करनी चाहिए? क्रांति करनी चाहिए। उसके अलावा शौर्य, जैसे शौर्य और गाथा का। इसके अलावा नव जागरण का, अर्थात लोगों के मन में एक नया भाव जगाने का क्या है? प्रतीक है। अब इसकी कवि समाज में व्याप्त निराशा। अब देखो, लोग क्या हो गए? बहुत ज्यादा निराश हो गए, आलस से भरे हुए और जड़ता को तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि लोग जो आलस से भरे हुए, किसी भी प्रकार का, किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने का मन नहीं है, तो इन सभी से हमें दूर होकर एक अग्निवीणा झनझना दो, अर्थात हमें अपने जीवन के अंदर नए नए कार्य करने और नए कार्य के प्रति क्या अपन को चेतन करने का ये कार्य कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब समाज में अन्याय और सुसुप्तता छा जाए तब कोमल संगीत नहीं बल्कि अग्नि उगलने वाली वीणा की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे समाज के अंदर जब हमारे साथ में अन्याय हो तब हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, अर्थात अग्नि उगले, यानी कि हमें इस प्रकार से अपना जो खून है उसको जो जागृत करना चाहिए, जिससे हमारे मन में एक भाव है वो कैसा हो? हमारे मन में शौर्य का, क्रांति का भाव पैदा हो। हमें बिल्कुल भी एक ठंडे दूध की तरह या ठंडा रक्त हमें नहीं रखना है। हमें जो अपना रक्त है वो कैसा रखना चाहिए? गर्म रखना चाहिए। जब अपने ऊपर कोई क्या करे? आधिपत्य जमाना शुरू करे। ऐसी वीणा जिसकी झंकार सोई हुई आत्माओं को जगाकर स्वाभिमान का संचार करे। यानी वो कह रहे कि मैं वीणा है उसको मैं बजाऊंगा, वीणे को झंझनाट करूंगा, जिससे आपकी जो सोई हुई आत्मा है उसको आप जगाइए और स्वाभिमान यानी कि खुद के लिए, खुद के अभिमान के लिए आप क्या करिए? जीना शुरू कीजिए। अगला, अब पहला पार्ट अपन ने कन्हैयालाल सेठिया के बारे में पढ़ा। अब दूसरा, अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि अग्निवीणा किसने लिखा? तो आपका कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। इस प्रकार से आप पाठ का और कवि का नाम जरूर याद करें। अगला है भगवतीलाल व्यास। और भगवतीलाल व्यास, भगवतीलाल व्यास का जन्म 10 जुलाई 1938 को हुआ। इनका जन्म गिलूंड, राजसमंद और राजस्थान में हुआ। तो भगवतीलाल व्यास का जन्म कब हुआ? 10 जुलाई 1938 को। कहाँ हुआ? गिलूंड, राजसमंद में, गिलूंड राजसमंद में। और सारा का राजस्थान में हुआ है। ठीक है। समकालीन हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य के मूर्धन्य कवि। ये भी हिंदी और राजस्थानी दोनों में अपनी रचनाएं करते थे। ये कवि थे, गीतकार गीत लिखते थे और साहित्यकार था साहित्य के अंदर रचनाएं करते थे। तो ये कवि के साथ में गीतकार और साहित्यकार थे। किसकी बात कर रहे? अपन बात करें भगवतीलाल व्यास की। इनका जन्म भी कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ है राजसमंद में। राजसमंद के कौन से गांव में? गिलूंड में। कब हुआ? 1938 में, 10 जुलाई। अब देखिए, आप उदयपुर में निवास करते हुए निरंतर साहित्य सृजन में लीन है। अब अभी तक ये जिंदा है और ये उदयपुर में, अभी इनका जो निवास कहाँ है? उदयपुर में। और अभी भी ये क्या कर रहे हैं? साहित्य सृजन कर रहे हैं, अर्थात अपनी रचनाएं निरंतर कर रही है। बात हो रही है भगवतीलाल व्यास की। अब इन्होंने प्रमुख रचनाएं कौन सी की है? अनंतनाद, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1988 में मिला। अनंतनाद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसको? भगवतीलाल व्यास को, 1988 में। हिंदी में इन्होंने जो रचना की है वो की है फुटपाथ पर समंदर, फुटपाथ पर समंदर। दूसरी की है सन्नाटे के छंद और तीसरी की है रोशनी कहाँ है। पहली कौन सी? रोशनी कहाँ है। दूसरी सन्नाटे के छंद, तीसरी फुटपाथ पर समंदर। ये किसमें की है? हिंदी में की है। और राजस्थानी में की है अनंतनाद। क्या की है? अनंतनाद। और इन्हें 1988 में उस पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनका जन्म 10 जुलाई 1938 को हुआ है और अभी ये उदयपुर में रहकर अपना लेखन कार्य कर रहे हैं। अगला, अब इनकी जो पाठ अनुरोध, अनुरोध लिखा किसने? तो ये इन्होंने लिखा है। अब देखिए, यांत्रिक नागरिक जीवन की विडंबनाओं वो घटती मानवीय संवेदनाओं पर संवेदनात्मक आग्रह किया है। यानी कि
जो यांत्रिक नागरिक जीवन की विडंबना, यानी कि किसी मनुष्य के जीवन के अंदर कौन कौन सी विडंबना हो सकती है, कौन कौन सा दुख हो सकता है, कौन कौन सी घटना हो सकती है, उसके ऊपर इन्होंने बताया और संवेदना यानी कि अपना दुख जाहिर किया, संवेदना जाहिर की अर्थात अपना दुख है वो प्रकट किया है। देखिए कविता में कवि यांत्रिक होते ही दुनिया में मनुष्य और उसकी आत्मीयता न खोने का अनुरोध करते हैं, यानी कि आज का जो हमारा युग है ये टेक्नोलॉजी का युग है, पर इस टेक्नोलॉजी में आत्मीयता, हमारा जो प्राचीन समय में अपन देखते हैं कि लोग एक दूसरे से मिलते थे, अच्छे से भाव रखते थे, आज वो हमारे अंदर भाव या दोस्ती का वो नहीं रहा। तो यहाँ लेखक कवि यही कह रहे हैं कि हमें प्राचीन जो हमारा भाव था, आत्मीय भाव, वो हमेशा रखना है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे, अनुरोध कर रहे हैं। भौतिकता की दौड़ में मनुष्य परस्पर संवाद खो चुका है, यानी कि भौतिकता यानी कि मानव हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा में वो अपना जो एक जो संवाद है, परस्पर संवाद, यानी कि दो लोगों के बीच में जो संवाद होता है, आत्मीयता भेंट होती है, वो खो चुका है। पहले जमाने में हम देखते कि एक गांव जैसे कि अपन कहते हैं डाकन बिटाला, यानी कि पूरा जो एक पूरा एरिया होता है, बड़े एरिया के अंदर लोग है ना एक दूसरे से सम्मान पूर्वक रहते थे, अच्छे से आते थे जाते थे। आज इस भोग विलास में, इस सांसारिकता में लोग इतने फंस चुके, सिर्फ उसको अपना ही भला चाहिए, उसके अलावा किसी को भला नहीं चाहिए। तो ये कह रहे कि हमारा जो आपसी जो परस्पर जो हमारा प्राचीन जो कल्चर था वो समाप्त हो गया है। तो अनुरोध कर रहे हैं कि अपना कल्चर उसको क्या करना है, बचा के रखना है। कभी आग्रह करते हैं कि व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकाल कर अपनों के दुख दर्द को समझे, प्रकृति से जुड़े और हृदय की कोमलता को मरने न दे, यानी कि अपने हृदय के अंदर कोमलता है उसको हमेशा जिंदा रखे। लोगों के ऊपर आपको दया आनी चाहिए। आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त है, पर उस व्यस्तता को आप छोड़े और अपने कुछ समय अपने दोस्तों के साथ में व्यस्त करें और लोगों की दुख को, पीड़ा को समझने का प्रयास करें। तो भगवती लाल व्यास ने लिखा है और ये अनुरोध इनका पाठ था। अगला है डॉक्टर सावित्री डागा। अगला कौन है, अगले है डॉक्टर सावित्री डागा। अब इन्होंने कौन सा लिखा है, तो अब इनके पहले अपन इसके बारे में बात करते। तो इनका जन्म है वो 17 मार्च 1935 में हुआ। तो डॉक्टर सावित्री डागा का जन्म कब हुआ, 17 मार्च 1935 में। 17 मार्च 1935 में किसका जन्म हुआ, डॉक्टर सावित्री डागा का। कहाँ हुआ, बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर के राजस्थान में इनका जो जन्म है वो किसका हुआ, सावित्री डागा का। कब हुआ, 17 मार्च 1935 को हुआ और निधन हुआ 2014 में। अब देखिए बीकानेर और जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन, यानी कि इन्होंने बीकानेर और जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या करवाया, अध्यापन कराया, पढ़ाया। यानी कि यहाँ पर बीकानेर के गंगा सिंह विश्वविद्यालय और जोधपुर के जय नारायण MGSU और JNVU, इन्होंने इसमें क्या कराया, अध्यापन कराया, यानी कि पढ़ाया। स्त्री विमर्श, समकालीन काव्य, संवेदना और आलोचनात्मक लेखन की प्रमुख हस्ताक्षर, यानी कि इन्होंने जो आधुनिक समाज में हमारी महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है उन पर इन्होंने बात की है। समकालीन काव्य और संवेदना और आलोचनात्मक लेखन के प्रमुख हस्ताक्षर, यानी कि महिलाओं के ऊपर जितनी भी जो समस्या है उनके ऊपर इन्होंने आलोचना की, यानी कि महिलाओं के बारे में जो विरोधी चीजें थी, गलत चीजें थी, उनकी इन्होंने क्या की है, आलोचना की है। किसने की है, तो सावित्री डागा ने। इनका जन्म कहाँ हुआ, बीकानेर में। कब हुआ, तो 17 मार्च 1935 में। इनका निधन कब हुआ, तो 2014 में। अब इनकी कृतियां कौन सी, समुद्र में खोया हुआ मन। समुद्र में खोया हुआ मन किसकी है, सावित्री डागा की। आओ खुली हवा में सांस ले, आओ खुली हवा में सांस ले। पहला समुद्र में खोया हुआ मन, दूसरी आओ खुली हवा में सांस ले, तीसरी इतिहास की दहलीज पर, और चौथी एक और अहल्या। एक और अहल्या, समुद्र में खोया हुआ मन, आओ खुली हवा में सांस ले, इतिहास की दहलीज पर। ये रचनाएं किसकी है, डॉक्टर सावित्री डागा की। निधन कब हुआ, 2014 में। जन्म कब हुआ, 17 मार्च 1935 में। कहाँ हुआ, बीकानेर में। इन्होंने बीकानेर और जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या किया, अध्यापन करवाया। इसके अलावा इन्होंने स्त्री विमर्श पर क्या किया, अपना कार्य किया। इनकी रचना कौन सी, तो सावित्री डागा की है रास्ते। कौन सी है, रास्ते। जीवन पथ की चुनौतियों, निर्णयों और गंतव्य तक पहुंचने के संघर्ष का प्रतीकात्मक अंकन, यानी कि जीवन पथ की चुनौती, यानी कि हमारे जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती है, उससे हमें कभी डरना नहीं है और उस पर हमें क्या करना है, निरंतर उसके ऊपर आगे बढ़ना है। निर्णय और गंतव्य, जब यदि अपन हम कोई निर्णय लेंगे तो अपन को अंतिम स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर बहुत सारे क्या आएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके प्रति के ऊपर बताया। यानी कि जब अपन कोई अपन कार्य करने का निर्णय लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, तो उसके अंदर अपन को बहुत सारी समस्या आएंगी, और अपन उस गंतव्य उस रास्ते पर अपन जा रहे, तो अपन को उसमें कौन कौन से संघर्ष आ रहे, इसके बारे में सावित्री डागा जी ने लिखा। इनका जन्म 17 मार्च 1935 को हुआ था। कहाँ हुआ था, बीकानेर में हुआ था।
अब कवित्री के अनुसार रास्ते केवल मिट्टी के मार्ग नहीं है, इनकी रास्ते ये नहीं कि अपन जो पगडंडिया चल रहे वो सिर्फ रास्ते जो मिट्टी के मार्ग नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और संघर्षों के प्रतीक है। इनके रास्ते वो जीवन का अनुभव है, यानी कि अपन एक काफी समय चीजें अनुभव करते तो वही रास्ता। जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड में आया तो मैं सीधा नहीं आया, मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता बनाया, बहुत सारे लोगों ने एक रास्ता बनाया, मुझे समझाया कि ये रास्ता, इसमें आपको ये चीजें मिलेगी, तो मैं उनके रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ। इसका मतलब ये कोई मिट्टी का मार्ग नहीं, बल्कि ये क्या जीवन का अनुभव है। लोगों ने जो संघर्ष किया, अपना अनुभव किया, अपनी जवानी है वो कुर्बान किए, तो यही उनका अनुभव है। कुछ रास्ते बंद बनाए ढर्रे की ओर ले जाते, जबकि नए रास्ते जोखिम भरे होते। कुछ रास्ते जैसे कि बहुत सारे लोग हैं पहले से चल रहे, उसी रास्ते यदि अपन चल रहे तो एक डर रहा है, जबकि कुछ लोग होते वो नए रास्तों में जाते, और नए रास्ते जब खुद से शुरू करते तो वो रास्ते कैसे होते, जोखिम भरे भी होते। कविता सीख देती है कि लक्ष्य के मार्ग बंद होने पर निराशा के बजाय साहस से अपना नया रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। अर्थात जो रास्ते है ये, इसके माध्यम से हमें ये सीख मिलती है, कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा नए रास्ते मिले तो नए रास्तों पर हमें चलना चाहिए, और नए रास्तों से हमें क्या लेनी चाहिए, हमेशा सीख लेनी चाहिए। अगला, स्वई सिंह शेखावत। जन्म स्थान 26 जनवरी 1940 को स्वई सिंह शेखावत जी का जन्म हुआ। इनका जन्म कोटड़ी सीकर राजस्थान में हुआ। सारों का जन्म राजस्थान में हुआ क्योंकि राजस्थानी रचनाकार है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कोटड़ी सीकर में। कब हुआ, 26 जनवरी 1940 को। राजस्थान के अग्रणी जनवादी कवि, जनवादी कवि कौन, अब प्रश्न आ जाए राजस्थान के सबसे अग्रणी जनवादी कवि कौन थे, तो स्वई सिंह शेखावत। आम जनता, किसानों, मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक राजनीतिक चेतना पर प्रखर लेखक, यानी कि किसानों की और सामाजिकता और आम जन की जो बात है वो किसने रखी, वो रखने अपने स्वई सिंह शेखावत ने। स्वई सिंह शेखावत जी ने आम जन की जो बात थी उसको क्या किया, लेखन के रूप में लिखा, और इन्होंने आगे लोगों तक लेके आए। और इनका जो संबंध है वो सीकर जिले से है, और सीकर के तो कोटड़ी गांव से। इनका जन्म है 26 जनवरी 1940 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां यादों के झरोखे, यादों के झरोखे। और स्वई सिंह को क्या आ गई, याद, तो बन गए यादों के झरोखे। सवाल अब भी खड़े, अब याद आएगी तो याद में क्या होंगे, सवाल आएंगे, याद आएगी तो क्या आएंगे, सवाल। तो सवाल अभी भी खड़े, याद आने पर क्या होगा, सवाल अभी भी खड़े। समय की सलीब पर, अब देखो याद आएगी तो याद किसी ना किसी समय आएगी, तो याद आई तो याद किसी ना किसी समय आई, तो हो गया समय की सलीब पर। तो इन्होंने याद आई, और याद आने से इनके मन में सवाल आए, और सवाल कोई ना कोई समय आए, तो सवाल तो बन गया समय की सलीब पर। तो स अगला, अब स्वई सिंह शेखावत जी ने पाठ लिखा है, वो लिखा है खतरा। क्या लिखा है, खतरा। खतरा में यही कि खतरा कभी हमें और लोगों से नहीं होता, खतरा हमेशा अपनों से ही होता है। समकालीन समाज के मंडराते बहुआयामी संकटों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली कविता। कवि बल देते हैं कि सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक आपदाएं नहीं, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों का पतन है। यानी कि समाज के अंदर जो खतरा है वो हमारे जो प्राकृतिक खतरा आता है वो खतरा नहीं है। खतरा हमें हमारे आपसी लोगों से, हमारे लोगों की जो सोच है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, संकीर्ण हो गई। लोगों की सोच है, बुद्धिमत्ता है, वो बहुत ज्यादा क्या होगी, छोटी हो गई। इसके ऊपर वो क्या करते, जो प्रहार करते। उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण, पर्यावरण का विनाश और मानवीय संवेदनाओं का शून्य होना। यानी कि मानवीय संवेदना, लोगों के अंदर दिल है ही नहीं, लोगों के अंदर भावनाएं है ही नहीं, लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं है। लोग सिर्फ अपने बारे में, उपभोक्तावादी यानी कि लोग सिर्फ अपने बारे में भला चाह रहे और इस हुड़ाहुड़ी में जा रहे, किसी भी प्रकार से वो किसी का भला नहीं चाह रहे। तो ये अपने लिए क्या है, खतरा है। अन्याय पर चुप रहना लोकतंत्र व सभ्यता के लिए असली खतरा है। जब आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप अंधभक्त बनकर, जब आपके साथ में अन्याय हो रहा है और आप अंधभक्त बन के क्या रह रहे हो, चुप रह रहे हो, तो ये लोकतंत्र व सभ्यता के लिए क्या है, खतरा है। हमें जब हमारी कोई समस्या हो, हमारी गलती नहीं हो, उसके बाद में यदि कोई अपन को कुछ कहे तो आप अपनी आवाज को बुलंद करें, नहीं तो ये अपने लिए क्या है, खतरा है। अगला है डॉक्टर पद्मजा शर्मा। डॉक्टर पद्मजा शर्मा। अब अपन सबसे पहले कवि के बारे में पढ़ रहे, फिर पाठ का सारांश पढ़ रहे, उसके बाद अपन एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। अब इनका जन्म स्थान, इनका जन्म 22 मई 1961 को हुआ, जोधपुर राजस्थान में हुआ। पद्मजा शर्मा का जन्म कब हुआ, 22 मई 1961 को, जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर में निवास करते हुए स्वतंत्र साहित्य सृजन, संपादन और स्त्री विमर्श पर कार्य कर रहे, समकालीन स्त्री चेतना में सशक्त आवाज। यानी कि जो डॉक्टर पद्मजा शर्मा है ये भी स्त्री आवाज को क्या कर रहे, बुलंद कर रहे, और इनका जन्म है वो जोधपुर में हुआ है, और इनका जन्म 22 मई 1961 को हुआ। कब हुआ, 22 मई 1961
1961 को किनका जन्म हुआ? पद्मजा शर्मा का। इनकी कृतियां, मैं अपनी बची हुई कविता में स्त्री की जगह, उजास की पगडंडिया, राजस्थानी में इन्होंने लिखी एक ओलू एक कोर, ये किसने लिखी है? पद्मजा शर्मा ने। दूसरी लिखी है मैं अपनी बची हुई कविता में स्त्री की जगह और उजास की पगडंडिया, ये किसने लिखी है? डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने। इनका जन्म 22 मई 1961 को जोधपुर में हुआ और इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की वो स्त्रियों से संबंधित की है। अब इनकी अच्छी लड़कियां, क्या है रचना? अच्छी लड़कियां। पितृसत्तात्मक समाज द्वारा स्त्रियों पर थोपी गई आदर्श की अवधारणा पर करारा प्रहार किया है। यानी कि अच्छी लड़कियां, हमारे समाज में सामान्य ये शब्द प्रयोग किया जाता है, जो लड़कियां चुप रहती है, घर वालों की हर बात मानती है, गूंगी बहरी रहती है, तो उनको हम अच्छी लड़कियां कहते हैं। और इन पर इन्होंने प्रहार किया है कि हमेशा आपको चुप नहीं रहना है, जब कभी विरोध करने की बात आए तो आपको विरोध भी करना चाहिए। तो देखिए, कवियत्री उस परिभाषा को खारिज करती है कि चुप रहने वाली, सहने वाली और घर में सिमटने वाली लड़कियां ही अच्छी होती है। ऐसी लड़कियां स्वाभिमान की बलि देती है। वो कहती है कि घर में जो लड़कियां चुप रहती है, अपने काम से काम रखती है, तो उन लड़कियां, वो कोई लड़कियां, उनसे जो लड़कियां हैं वो अच्छी लड़कियां नहीं है, वो सबसे खराब है और उनका वो विरोध करती है। और वो कह रही है कि वो अपने स्वाभिमान पर बलि दे रही है, कि वो खुद की बात को रख नहीं पा रही है। कवियत्री चाहती है कि लड़कियां अपने हक के लिए बोलना सीखे, सवाल करे, स्वतंत्र पहचान बनाए। यानी कि लड़कियों के साथ में जहां अन्याय हो रहा है तो अपनी आवाज को बुलंद करने का हौसला रखे। ये अपनी बात कौन कह रही है? पद्मजा शर्मा कवियत्री कह रही है। इनका जन्म कब हुआ है? 1961 में। कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ है। अगला है विनोद पदरज। कौन है? विनोद पदरज। इनका जन्म 15 जुलाई 1963 में हुआ। 15 जुलाई 1963 में बाड़मेर या जोधपुर क्षेत्र में हुआ। बाड़मेर जोधपुर में किनका? विनोद पदरज का। ज्यादातर सांस ये फिर अभी फिक्स बता नहीं सकते क्योंकि कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने कहा इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिली। समकालीन हिंदी के कवि, रचनाओं में मरुस्थलीय जीवन का यथार्थ, लोक संस्कृति, सौंधी महक और मानवीय संवेदनाओं का बोध। विनोद पदरज ने हमारी जो लोक संस्कृति है, मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, इसके बारे में बात की है। इसलिए इनका जो ये हमारे बाड़मेर जैसलमेर से ताल्लुक रखते और इसलिए इन्होंने संस्कृति के बारे में बात की है। हवा में रेखाएं, इनका जो विनोद जी की पहली रचना है वो हवा में रेखाएं। दूसरा समय की ताली, हवा में रेखाएं और समय की ताली। स्त्री, अब इन्होंने की रचना स्त्री के बहुआयामी रूप, उसकी अदृश्य शक्ति, सहनशीलता व समाज में उसकी वास्तविक स्थिति का संवेदनात्मक अंकन किया है। यानी कि स्त्री के बहुआयामी रूप, स्त्री किन किन रूपों में पाई जाती है, स्त्रियों पर इन्होंने विचार विमर्श किया और स्त्री की सहन शक्ति और अद्वितीय शक्ति के बारे में बताया कि स्त्री महान ही नहीं, बहुत ज्यादा महान है। और इसके साथ में स्त्री की वास्तविक स्थिति पर उन्होंने संवेदना अर्थात दुख व्यक्त किया है कि आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के साथ में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। स्त्रियां घर और समाज की दूरी है, कौन है? स्त्रियां। एक इन्होंने कहा, विनोद पदराज ने कहा, वे विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार को संभाल के रखती है और अभाव में भी खुशियां देती है। इनकी वो विपरीत परिस्थितियां, स्थितियां अनुकूल हो या अनुकूल नहीं हो तो भी वो क्या करती है? अपने परिवार को अच्छी तरीके से बनाए रखती है। तो वो कहती है ना कि जिन्होंने टूटी हुई छतें देखी, जिन्होंने घर के आंगन टूटे हुए देखे, जिन्होंने आधे कपड़े पहने, वो हमारी माँ है। अर्थात हमारी माँ है वो एक अंतिम पीढ़ी है जो सोशल मीडिया से शायद दूर है। हमारी माँ अंतिम पीढ़ी है जिसने बहुत कुछ सहा। आजकल की लड़कियों में साहब इतना कहाँ दम है। तो वो वही कह रही कि स्त्री जो परिवार की दूरी होती है, जो बहुत समस्याएं होती है, उसके अंदर भी वो क्या देती है? खुशियां देती है। इसके बावजूद समाज उसकी असीम शक्ति को अनदेखा करता है। कविता स्त्री के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाता है। और ये जो स्त्रियां हैं, इसके अंदर स्त्री के प्रति सम्मानजनक जो बातें कही गई है और कहा गया कि स्त्री के अंदर जो अद्वितीय शक्तियां है उसको समाज क्या करता है? अनदेखा करता है। तो ये इसके अंदर 6 थी कहानी। अब कविता थी, अब है कहानी। अब कहानियों में पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म है 7 जुलाई 1883। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आ सकता है बहुत ज्यादा सान से। पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ। और इनका जो मूल निवास गुलेर कांगड़ा है। इनका निधन है वो 12 सितंबर 1922 को हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ? जयपुर हुआ। कब हुआ? 7 जुलाई 1883 को। असाधारण बहुभाषीविद, निबंधकार, संस्कृत विद्वान, अग्रणी कहानीकार। ये क्या है? बहुभाषाविद है, इनकी बहुत ज्यादा भाषाओं का इनको ज्ञान था। निबंध लिखते थे, संस्कृत के विद्वान थे और अग्रणी कहानीकार थे। इन्होंने 3 रचनाएं की। एक की सुखमय जीवन। इन्होंने कब लिखी?
1911 में। 1911 में सुखमय जीवन किसने लिखा? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1907 में कहाँ हुआ? जयपुर में। सॉरी, इनका जन्म 1883 में, 7 जुलाई 1883 में जयपुर में हुआ। और इन्होंने 1911 में कौन सा लिखा? सुखमय जीवन लिखा। बुद्धू का कांटा 1914 में लिखा, और उसने कहा था 1915 में लिखा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने कहा था, किसने लिखी? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने। कब लिखी? 1915 में। अगला, अब इन्होंने सुखमय जीवन में क्या लिखा? मध्यवर्गीय मानस, उसकी काल्पनिक सोच, व्यवहारिक यथार्थ के बीच द्वंद्व का हास्य व्यंग्यपूर्वक अंकन किया। यानी कि मध्यकालीन जो परिवार होता है वो अपनी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसको वो बहुत सारी उम्मीदें होती है, वो बना के रखता है, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो इन सारी अपनी जो चीजें वो क्या सोचता है उसके बारे में बताया गया है। नायक सुख की काल्पनिक योजनाएं बनाता है। कि जो व्यक्ति है वो सुखमय जीवन में क्या करता है? सिर्फ काल्पनिक योजनाएं बनाता है, वास्तविकता में होता नहीं। अपन कहते हैं कि कल 10,000 रुपये आएंगे, 8,000 उसको दूंगा, 5,000 उसको दूंगा, पर खर्च हो जाते। तो अपन जब बैठे बैठे ऐसे कल्पनाएं करते, इमेजिनेशन करते, तो उसके बारे में बताया। किंतु व्यवहारिक जीवन की उलझनों के सामने काल्पनिक महल ढह जाता है। गुलेरी जी संदेश देते कि सच्चा सुख बाह्य प्रदर्शन या काल्पनिक दुनिया में नहीं, बल्कि जीवन की सहजता और यथार्थ को स्वीकार करने में नहीं थे। यानी कि हमें शो ऑफ अर्थात दिखावा नहीं करना है। वास्तविकता, जो वास्तविक आनंद है वो अपने अंदर, जो वास्तविक खुशी के अंदर ही। आप जितना दिखावा करोगे इससे आप गरीब होते जाओगे, लूट आपको ज्यादा मिलेगी। वास्तविकता में आपको बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो अपन बाहरी जो योजनाएं बनाते हैं वो एक समय बाद क्या हो जाती है? ढह जाती है। अगला है आयुआन सिंह उडील। आयुआन सिंह उडील। आयुआन सिंह उडील का जन्म 1923 में उडील नागौर राजस्थान में हुआ। 1923 में उडील नागौर राजस्थान में हुआ। और आयुआन सिंह उडील का जो निधन है 1968 को हो गया। तो आयुआन सिंह उडील का जन्म कब हुआ? 1923 में, और निधन कब हुआ? 1968 में। प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, विचारक थे, देशभक्त थे और साहित्यकार थे। सर्वोदय चरित्र निर्माण तथा युवाओं में नैतिक चेतना जगाने वाले साहित्यिक सर्जक। यानी कि युवाओं में इन्होंने नैतिक जिम्मेदारियां किस प्रकार से, नैतिक चरित्र को, अपने चरित्र को किस प्रकार से बेहतर बना के रखना है उसके बारे में बताया। किसने बताया? आयुआन सिंह उडील ने। और इनका जन्म 1923 में हुआ, उडील नागौर में हुआ, और इनका निधन 1968 के अंदर हो गया था। बाल साहित्य, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय चेतना पर इन्होंने विशेष योग दिया। अब ममता और कर्तव्य, इनकी रचना है। हृदय की कोमल भावना और कठोर उत्तरदायित्व के बीच होने वाला नैतिक संघर्ष। यानी कि हृदय की कोमल भावना और उत्तरदायित्व के बीच में होने वाला नैतिक संबंध के बारे में बताया, संघर्ष के बारे में बताया। यानी कि हृदय की कोमलता के बारे में, यानी कि अब दो चीजें, एक आप फौज के अंदर लगे हुए और दूसरा आपका बेटा आपके पास है। तो आपको बेटों को, अपने परिवार को छोड़ के जाना होता है। तो परिवार को आपको छोड़ के जा रहे हो तो परिवार के प्रति क्या आपकी भावना है, जबकि आप वहां जा रहे हो फौज के लिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। तो यानी कि एक ममता को और एक कर्तव्य को, दोनों के बीच में व्यक्ति क्या करता है? कर्तव्य को जब निभाता है तो यही क्या होती है? ममता और कर्तव्य। जब व्यक्तिगत प्रेम या पुत्र मोह और राष्ट्र समाज के प्रति कर्तव्य आमने सामने होते हैं तो महान व्यक्ति व्यक्तिगत ममता का त्याग कर कर्तव्य पर डटा रहता है। अब उसके सामने दो है, एक है परिवार और दूसरा है देश। तो कोई व्यक्ति जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, जो व्यक्ति सजग होता है, वो क्या करता है? परिवार को क्या करता है? परिवार का त्याग करता है और उस देश के लिए क्या करता है? अपनी जो हमेशा देश के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। देश के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। तो उसके बारे में बताया गया है। कहानी राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की सीख देती है। यानी कि जो ममता और कर्तव्य है, ये कहानी अपन को क्या सीख देती है? कि राष्ट्र को क्या रखना है? सर्वोपरि रखना है। अगला, गोविंद सिंह राठौड़। गोविंद सिंह राठौड़ का जन्म जोधपुर या पाली क्षेत्र में हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथाकार और शोधकर्ता थे। उन्होंने मध्य वर्गीय इतिहास, दुर्गों और लोक नायकों को स्वाभिमानी चरित्रों को प्रमाणिक कथा साहित्य रचा है। यानी कि इन्होंने दुर्गों के, लोक नायकों के, इस प्रकार से कुछ कथा साहित्य लिखा है। राजस्थानी वीरों की ऐतिहासिक गाथाओं को हिंदी गद्य में सजीव करने का जो योगदान है वो किसको जाता है? गोविंद सिंह राठौड़ को। यानी कि हमारे जो राजस्थान के अंदर वीर योद्धा हुए, इनकी जो रचनाएं है, वो इनकी जितना भी इनका इतिहास है वो हिंदी में लिखने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान जाता है वो जाता है गोविंद सिंह राठौड़ को। इनका जन्म जोधपुर या पाली क्षेत्र के पास में हुआ है। कानरदेव सोनकरा, अब इन्होंने लिखा है जो वो कानरदेव सोनकरा। सब अब यही है कि इन्होंने जो राजस्थान के योद्धा थे, इनकी जो
साहित्य वो किसमें लिखा, हिंदी गद्य में लिखने का काम किया गोविंद सिंह ने। तो 14वीं शताब्दी में जालोर के प्रतापी और स्वाभिमानी चौहान शासक राव कानरदेव सोनगरा का इतिहास बलिदान बताया गया है। और कानरदेव कहाँ के थे, तो जालोर के थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के खिलाफ कानरदेव और उनके पुत्र वीरमदेव का अदम्य साहस, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उसके उनका जो कानरदेव और उनका पुत्र जो कौन था, वीरमदेव, इन्होंने किस प्रकार से उनके जो इनका युद्ध किसके बीच हुआ था, मेनली तो युद्ध हो रहा था एक वो जो उनकी जो बेटी थी फिरोजा और उसके बीच में जो वीरमदेव ने कहा था कि मामा लाजा भाटिया कुल लाजा चौहान, यानी कि मामा है वो कौन है, मामा लाजा भाटिया, मामा कौन है, भाटिया है, और कुल लाजा चौहान, यानी कि मेरा कुल कौन सा है, चौहान। जय मैं पढ़ू तुर्कनी, यदि कि मैं इस तुर्कनी को इससे यदि विवाह कर देता हूँ तो पश्चिम में उगे भाण, अर्थात जो ये भाण यानी कि सूर्य ये पूर्व की बजाय किस में उग जाएगा, पश्चिम में उग जाएगा। तो इसके बारे में बताया था। शरणागत की रक्षा प्रण तथा केसरिया अंतिम सांस तक युद्ध करने की अमर गाथा, यानी कि कानरदेव सोनगरा में बताया गया कि कोई भी शरणागत हमारे व्यक्ति यहाँ आता है तो उसकी अपन को क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो कानरदेव ने जिसको शरणागत यानी कि जिसको रखा था उसी ने उनके युद्ध करवाया था। ये राजस्थान की आन बान शान और बलिदान की क्या है, परंपरा का प्रतीक है। अगले जो लेखक है उनका नाम है आलम शाह खान। इनका जन्म 15 अप्रैल 1936 को बीकानेर राजस्थान में हुआ। कब, 15 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ, बीकानेर राजस्थान में हुआ। और निधन इनका 2018 में हो गया। 18 में निधन हुआ, 18 गुणा 2 36। साहित्यिक व्यक्तित्व, बीकानेर के डूंगर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष। बीकानेर की कौन सी कॉलेज, डूंगर कॉलेज में विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो आलम शाह खान। राजस्थान के अग्रणी प्रगतिशील कथाकार, राजस्थान के अग्रणी और प्रगतिशील पत्रकार थे या कथाकार। किराए की कोख, अब इनकी रचनाएं कौन सी है, किराए की कोख। किराए की कोख किसकी है, ये अपने आलम शाह की। सांसती धूप, सांसती धूप। अंधेरे के बासिंदे, अंधेरे के बासिंदे, अंधेरे के बासिंदे, सांसती धूप, किराए की कोख, आलम शाह खान की ये क्या है, प्रमुख कृतियां रचनाएं। इनका जन्म है वो अपने 15 अप्रैल 1936 को बीकानेर में हुआ। इनका जो निधन है वो अपने 2018 में हुआ। वो राजस्थान के प्रगतिशील कथाकार थे। अगला, अब इन्होंने रचना की है वो कि पराई प्यास का सफर। पराई प्यास का सफर यानी कि मरुस्थल के लोग खुद से ज्यादा क्या करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। थार मरुस्थल की भीषण जल समस्या, भौतिक यथार्थ और मनुष्य के भीतर भावनात्मक प्यास का अंकन। पानी की किल्लत के बीच पराई प्यास का अर्थ है दूसरे के दुख, दर्द और अभाव को अपना समझकर महसूस करना। यानी कि हमारे यहाँ के जो पश्चिमी क्षेत्र के लोग हैं वो दूसरों के दुख को क्या करते, अपना समझते, यानी कि जो पराई प्यास यानी कि दूसरों का जो दुख है उसको अपना दुख समझकर उसका क्या करते, समाधान निकालने का प्रयास करते। अपनी प्यास भूलकर दूसरों की मदद करना ही वास्तविक मनुष्यता है। यानी कि ह्यूमैनिटी क्या है कि अपनी समस्या को भूलकर दूसरे लोगों को क्या करना, मदद करना। दूसरों की पीड़ा महसूस करने से ही समाज में करुणा स्थापित होगी। यानी कि दूसरों की जब अपन पीड़ा समझ पाएंगे, हर एक तबके की, हर एक व्यक्ति की अपन जब समस्या समझेंगे तो यही अपने समाज को एक करुणा का भाव पैदा करेगी। अगला, डॉक्टर दीप्ति कुलश्रेष्ठ है लेखिका। इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ। समकालीन कथा साहित्य में स्थापित नाम, विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन कार्य से जुड़ी रही। यानी कि दीप्ति कुलश्रेष्ठ है, इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। मध्य वर्गीय पारिवारिक विघटन, नारी चेतना, मनोवैज्ञानिक गुत्थियां और सामाजिक विषमताएं, यानी कि समाज के अंदर कौन कौन सी रूढ़ियां है उसके बारे में, महिलाएं किस प्रकार से पढ़े और आगे बढ़े, और समाज में किस प्रकार से जो हमारे अन्याय चल रहा है इसके बारे में बात की। किसने की है, तो ये की है डॉक्टर दीप्ति कुलश्रेष्ठ ने। इनका जो संबंध है वो जयपुर से और इन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है। इन्होंने पाठ लिखा अपराधी कौन है। पाठ क्या लिखा है, अपराधी कौन है। अपराध शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई विचारोत्तेजनक रचना। कहानी सवाल उठाती है कि क्या केवल अपराध करने वाला दोषी है या वे विषम सामाजिक परिस्थितियां, उपेक्षा, गरीबी व अपनों की संवेदनहीन उपहार की जिम्मेदारी। यानी कि क्या जिसने गलत किया है, जिसने जो चोरी की है, अपराध किए, जो अपराध करने वाला व्यक्ति क्या गलत है, नहीं। अपराध करने वाले व्यक्ति के पीछे अपन को क्या समझनी चाहिए, उसकी भावनाएं समझनी चाहिए। वो अपराध करने की उसकी परिस्थितियां क्या है, उसने क्यों अपराध किया, उसकी गरीबी और अपनों के प्रति संवेदनहीन और जिम्मेदार व्यक्ति है। जो व्यक्ति को अपराध की ओर धकेलता है,
मानवीय दृष्टिकोण से न्याय व्यवस्था पर पुनर्विचार का आग्रह। वो कहते हैं कि हमें कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है तो हमें पुनर्विचार करना चाहिए इन चीजों पर। अब वास्तविकता में जो अपराधी, वो व्यक्ति अपराधी क्यों बना, इसके पीछे कोई ना कोई समस्या है। मेनली अपन देखते हैं, कोई कहता है मेरी माँ की तबीयत खराब इसलिए मुझे, क्योंकि उनके पास वास्तविकता में काम करने के साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, अपराध का रास्ता अपनाना पड़ता है। अगला है चरण सिंह पथिक। चरण सिंह पथिक, इनका जन्म 11 जून 1952 हुआ। कब? 11 जून 1952 को झुंझुनू या दौसा क्षेत्र के हुआ है। राजस्थान के बहुचर्चित समकालीन कहानीकार, ग्रामीण जीवन, कृषक समाज के अभाव, लोक संस्कृति व बदलते सामाजिक मूल्यों के कुशल चितेरे। यानी कि इन्होंने जो किसान वर्ग है, समाज के अंदर जो चीजें बदल रही है उसके ऊपर इन्होंने बात की है। किसने? चरण सिंह ने, पथिक ने। चरण सिंह का जन्म 11 जून 1952 में हुआ। दौसा या फिर अपन झुंझुनू क्षेत्र में मान सकते हैं, झुंझुनू या दौसा क्षेत्र में 11 जून 1952 में इनका जन्म हुआ है। और ये बहुत ही ज्यादा चर्चित व्यक्ति है। इन्होंने कृषक और जो हमारे समाज के अंदर परिस्थितियां बदल रही है उसके बारे में इन्होंने बात की है। पीपली, गाँव की हवेलियां और उजास, ये इन्होंने लिखी है। कौन सी? पीपली, गाँव की हवेलियां और उजास। अब इन्होंने यहाँ लिखी है दो बहनें। कौन सी? दो बहनें। दो सगी बहनों के पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक जीवन के अंतर विरोधों का यथार्थवादी खाका। यानी कि दो बहनें, उनके बीच में अंतर विरोध, दो बहनों के अलग अलग सोच है, दो बहनों के अलग अलग विचार है, उनके बारे में यहाँ बात की गई। एक बहन जो सांसारिक दृष्टि में संसार के धन लालच में पड़ी हुई है, दूसरी बहन जिसको जितना मिला उससे उतने में खुश है। तो ये कहा गया है कि हमें ज्यादा वैभव के अंदर, ज्यादा धन के अंदर लालचा में नहीं गिरना चाहिए, जितना अपन को मिला है उसमें संतुष्टि रख के मजे करनी चाहिए। एक बहन व्यवहारिक वो संतोषी है, जबकि दूसरी भौतिक सुखों वो महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागती है। एक बहन है वो कैसी? संतोषी है, वो खुश है जितना मिला उसमें। दूसरी संसार के सुखों और महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छा है उसके अंदर, बहुत ज्यादा पागल हो गई। कहानी उजागर करती है कि केवल धन से नहीं बल्कि पारिवारिक आत्मीयता व नैतिक संबंध से सच्चा सुख मिलता है। सिर्फ धन होने से व्यक्ति सुखी नहीं उगता, परिवार के साथ में जो चीज, वो कहते हैं ना, कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। तो एक बहन जो ज्यादा धन के लालच में पड़ी हुई, तो उसके अंदर ये शिक्षा दी गई कि हमें ज्यादा धन के लालच में पड़ने के बजाय हमें परिवार के अंदर एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब इकाई 3 है जिसके अंदर निबंध व अन्य विधाएं है। नंद किशोर आचार्य जी, इन्होंने क्या लिखा है? इनका जन्म 31 अगस्त 1945 को बीकानेर राजस्थान में हुआ। किसका? नंद किशोर आचार्य जी का। देश के जाने माने कवि, नाटककार, निबंधकार और विचारक है। चौथे सप्तक के कवि। अब प्रश्न आ जाएगा, चौथे सप्तक के निम्नलिखित में से चौथे सप्तक के कवि कौन थे? तो नंद किशोर आचार्य। इनका जन्म 31 अगस्त 1945 को हुआ, बीकानेर राजस्थान में हुआ। इन्होंने लिखा छीलती हुई अपनों को। ये इन्होंने क्या की? रचना लिखी है, छीलती हुई अपनों को। और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 नंद किशोर जी को मिला। किस पर मिला? छीलते हुए अपनों को। और नाटक इन्होंने लिखा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नाटक किसने लिखा? नंद किशोर आचार्य जी ने लिखा। इनका जन्म 31 अगस्त 1945 को हुआ, बीकानेर में हुआ। ये नाटककार थे, निबंधकार थे। इन्होंने देहांत, गुलाम बादशाह, कौन कौन से लिखे? गुलाम बादशाह, देहांत, हस्तिनापुर, ये इन्होंने क्या लिखे? नाटक लिखे। 2019 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर मिला? छीलते हुए अपनों को। अब कविता और भविष्य, इनका जो पार्ट है वो है जिसका नाम क्या है? कविता और भविष्य। इनकी कविता का क्या भविष्य है? आधुनिक तकनीक, बाजारवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में कविता का अस्तित्व गहन मंथन। वो कह रहे हैं कि आज के समय में एआई आ गया है, लोगों ने पढ़ना बंद किया है, पढ़ना कम कर दिया, तो इसके समय में कविता की क्या भूमिका है उसके बारे में बता रहे हैं। तकनीक सुख सुविधा दे सकती है पर आत्मा को शांति करुणा केवल कविता दे सकती है। यानी कि तकनीक ये वो हमें सुख सुविधा दे सकती है, परंतु यदि अपन को आत्मा की शांति चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा? कविता पढ़नी पड़ेगी। ये कौन कह रहे? ये कह रहे अपने जो कवि है, जिनका लेखक जिनका नाम है नंद किशोर आचार्य जी। और ये इनका जो जन्म है वो बीकानेर में हुआ। और ये हिंदी के जाने माने कवि है। ये जो सप्तक, जो चौथे सप्तक के ये कवि है, इनका जन्म है वो 31 अगस्त 1945 को हुआ है। कविता मनुष्य की स्वतंत्रता और आत्मानुभूति अभिव्यक्ति है। यानी कविता मनुष्य की स्वतंत्रता, यानी कि मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। आत्मानुभूति यानी कि आत्मा अनुभूति, यानी कि खुद के मन में जो चीजें महसूस करता है वो उस पर लिखता है। जब तक मनुष्य की चेतना और संवेदना जीवित है, कविता का भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है। यानी कि जब मनुष्य की चेतना, यानी कि व्यक्ति सोच रहा है, व्यक्ति मानसिक रूप से अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है, और संवेदना यानी कि उसके अंदर दुख है,
पीड़ा है वो अभी तक, या किसी के प्रति खुशी का दुख का भाव यदि अभी तक उसके अंदर जिंदा है तो अभी तक कविता जिंदा है। यदि व्यक्ति के अंदर सुख दुख का भाव यदि मर गया तो कविता खुद क्या हो जाएगी, मर जाएगी, या उसका अस्तित्व टूट जाएगा। अगले प्रोफेसर विजेंद्र, इनका जन्म 25 मार्च 1935 को हुआ। प्रोफेसर विजेंद्र का जन्म 25 मार्च 1935 को हुआ। कहाँ हुआ? धौलपुर राजस्थान में। धौलपुर राजस्थान में। राजस्थान के वरिष्ठ प्रगतिशील कवि, ललित निबंधकार, कला आलोचक व संपादक। उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कीर्ति और संपादक किया। कीर्ति और ऋतु का पहला फूल, डॉक्टर विजेंद्र ने क्या लिखा? कीर्ति ऋतु का पहला फूल। डॉक्टर विजेंद्र ने लिखा ऋतु का पहला फूल, चैत की रात, चैत की रात, और उगते सूरज की नदी, उगते सूरज की नदी। इनका जन्म 25 मार्च 1935 को धौलपुर में हुआ। ऋतु का पहला फूल, चैत की रात और उगते सूरज की नदी, ये इन्होंने लिखा है। अब इसका मूल भाव क्या है? कविता मानव जीवन और इनकी कविता जीवन और प्रकृति, ये बताते कि कविता का जीवन के साथ में और प्रकृति के साथ में कैसा संबंध है। तो कविता मानव जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच त्रिकोणीय अटूट संबंध का रेखांकन किया है। यानी कि मानव कविता का, मानव जीवन का और प्रकृति का त्रिकोणीय अटूट संबंध का रेखांकन किया है। प्रकृति के निकट रहने से ही मनुष्य संवेदनशीलता जागती है। जब प्रकृति में मनुष्य रहेगा तो उसके अंदर संवेदनशीलता जागेगी, जैसे श्रेष्ठ कविता का जन्म होता है। अब जब व्यक्ति प्रकृति के अंदर रहेगा तो उसके अंदर संवेदना जागेगी और संवेदनाओं से वो क्या लिखेगा? कविता लिखेगा। आधुनिक मनुष्य जब प्रकृति का दोहन करके उससे दूर भागता है तो उसका जीवन साहित्य दोनों शुष्क हो जाते हैं। देखो, जब व्यक्ति है, व्यक्ति किसके पास, व्यक्ति प्रकृति में रहेगा तो प्रकृति में रहेगा तो उसके मन में भाव जागेंगे और भाव से क्या बनेगी? कविता का भाव आएगा। पर आज का मनुष्य प्रकृति से कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। तो प्रकृति से दूर जाएगा तो उसके अंदर कविता का भाव नहीं आएगा, कविता का भाव नहीं आएगा। और कविता का भाव नहीं आएगा तो उसका जीवन क्या है? जीवन भी शुष्क है, यानी जीवन सूखा है और सूखी लकड़ी के समान उसके जीवन में कुछ भी घटनाएं घटित नहीं हो रही है। अगला है मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ। मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ, इनका जन्म जयपुर अजमेर के आसपास हुआ है। ये विद्वान निबंधकार थे, समीक्षक थे, इनकी समीक्षा करते थे और प्राध्यापक थे। वे सांस्कृतिक मूल्यों, साहित्य शास्त्र और समकालीन वैचारिक मुद्दों पर गंभीर शोधपरक लेखन के लिए जाने माने थे। किसकी बात करें? मधुरेश नंदन। इनका जन्म अजमेर या जयपुर के आसपास हुआ है और ये शोधपरक थे और समीक्षक, यानी कोई चीज की समीक्षा करते थे, भाई चीज कितनी अच्छी है, कितनी गलत है, कितनी सही है, इसके बारे में बताते थे। वैचारिक ललित निबंधों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का संरक्षण किया, यानी कि भारत की जो संस्कृति है उसको बचाने कार्य किया। किसने किया है? मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ ने। किसने? मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ ने। अगले इन्होंने जो पाठ लिखा मधुरेश नंदन ने, आस्था और साहित्य। साहित्य में मानवीय आस्था, यानी साहित्य में मानवीय आस्था, यानी विश्वास, जीवन मूल्य और जिजीविषा के महत्व को स्थापित करना। महान साहित्य वही है जो मनुष्य की जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा और सत्य, शिव व सुंदर में उसकी आस्था को दृढ़ करता है। यानी महान साहित्य वही है जो मनुष्य की जीने की इच्छा अर्थात मनुष्य के जो भाव है उनको क्या करे? अभिव्यक्त करे। केवल निराशा या घृणा का चित्रण करने वाला साहित्य अकाल्पनिक होता है। साहित्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के दुखों को लिखा जाए, यानी कि साहित्य वो होना चाहिए जिसके अंदर व्यक्ति के हर एक भाव को क्या किया जाए? लिखा जाना चाहिए। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपने जो मन के भाव होते हैं उनको क्या करता है? व्यक्त करता है। यदि साहित्य जो है वो लिखा जाएगा, किसी व्यक्ति का साहित्य है वो सही नहीं लिखा जाएगा या फिर उदासी पूर्वक साहित्य लिखा जाएगा तो व्यक्ति को पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। तो साहित्य जब भी लिखा जाए तो जीने की इच्छा, व्यक्ति की खुशीपूर्वक जीवन का भी साहित्य लिखा जाना चाहिए। आस्था ही समाज को आशा का प्रकाश देती है। जब व्यक्ति के अंदर आस्था होगी, विश्वास होगी तो वही व्यक्ति को जीने की आशा उम्मीद देगी। तो लोगों को ऐसा जो होना चाहिए साहित्य जो जीने की इच्छा दे, सत्य होना चाहिए, शिव होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। अगले हरिराम मीणा जी, इनका जन्म 1 मई 1952 में हुआ। इनका जन्म है वाम नावत दौसा राजस्थान में हुआ। पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये आईपीएस थे, कवि थे, उपन्यासकार और यात्रा लेखक, राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी विमर्शकार। तो प्रश्न आ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ? 1 मई 1952 को हुआ। ये आईपीएस भी थे। इन्होंने धूणी तपय तीर, ये इन्होंने रचना की। मानगढ़ बलिदान पर मीरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखो, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था गुरु गोविंद वाला,
तो उस समय इन्होंने धूणी तपे तीर लिखा था और इस पर इनको मीरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको हुआ था? हरिराम जी को। यात्रा संग्रह साइबर सिटी के नंगे आदिवासियों तक, ये इन्होंने रचनाएं की। इन्होंने पाठ लिखा है रोस एंड वाइपर द्वीपों तक, रोस एंड वाइपर द्वीपों तक। अंडमान के रोस वो वाइपर द्वीपों के माध्यम से काला पानी की सजा वो अनाम स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान का सजीव अंकन किया है। यानी कि जो अंडमान के रोस और वाइपर जो द्वीपों में लोगों की क्या स्थिति है, काले पानी की सजा के बारे में बताया है। लेखक द्वीपों के खंडरों को देखकर ब्रिटिश क्रूरता, सेल्यूअर जेल की यातनाओं, वो अनाम शहीदों के संघर्ष को याद करते वो यात्रा विरत पाठक में देशभक्ति वो ऐतिहासिक चेतना जगाता है। यानी कि आईपीएस साहब जो बताते 1952 में 1 मई 1952 में इनका जन्म हुआ, ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान के रोस और वाइपर में हमारे जो लोग हैं इनको क्या दी जाती थी, अंग्रेजों के समय काले पानी की सजा दी जाती थी। वहाँ लोगों को फांसी वगैरह देते थे या वहाँ लोगों को रखते थे, जिससे लोगों की बहुत ज्यादा क्या होती दयनीय स्थिति थी। और वहाँ लोगों को क्या करते, उस समय लोगों को याद करते और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते। अगले ओम नागर। ओम नागर इनका जन्म 10 जून 1967 में खानपुर झालावाड़ राजस्थान में हुआ। 10 जून 1967 में खानपुर झालावाड़ राजस्थान में हुआ ओम नागर का जन्म। राजस्थानी वो हिंदी के कवि, निबंधकार, डायरी लेखक थे। राजस्थानी साहित्य अकादमी में उच्च पदों से संबंध रखा। इन्होंने लिखा है बांजड़ी पर भात। बांजड़ी पर भात किसने लिखा? ओम नागर ने। बांजड़ी पर भात पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी। किसको? ओम भाकर को, सॉरी ओम नागर को। ओम नागर को बांजड़ी पर रात में कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। इनका जन्म 10 जून 1967 में हुआ, झालावाड़ में हुआ। हिंदी डायरी में इन्होंने लिखा निब के चीरे। इनकी रचना यहाँ है मौसम की कसौटी। मौसम की कसौटी एक डायरी है। निब के चीरे डायरी से संकलित बदलते मौसम, पर्यावरण और असंतुलन प्रकृति के विनाश पर आत्मपरक चिंता। यानी मौसम की कसौटी में इन्होंने जो हमारा मौसम है ये समय के साथ बदल रहा है, इस पर इन्होंने क्या की है? चिंता जाहिर की है। किसने चिंता जाहिर की है? तो ये की अपने ओम नागर जी ने। किसने की है? ओम नागर जी ने। बदलता मौसम और असामयिक वर्षा मनुष्य के खिलवाड़ का नतीजा है। डरी हुई रात प्रतीक है मनुष्य के उस डर का जो उसने प्रकृति का विनाश करके आमंत्रित किया है। डरी हुई रात अर्थात मनुष्य अब डरा हुआ है। क्यों? मनुष्य ने क्या किया कि प्रकृति का विनाश किया। प्रकृति का विनाश करने से जो मौसम है वो बिगड़ गया। अब बारिश समय पे नहीं हो रही और उसको बहुत ज्यादा क्या हो रही है? चिंता हो रही है। गद्य में मालवी लोक जीवन की सौंधी सुगंध है। इन्होंने मालवी जो लोक जीवन है उसके बारे में बताया। ये कह रहे कि जो मनुष्य, ओम नागर जी कह रहे कि मनुष्य ने प्रकृति का क्या किया है? खिलवाड़ किया है, तो ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। अगला डॉक्टर सत्यनारायण। इनका जन्म 15 अप्रैल 1952 में हुआ, जोधपुर राजस्थान में हुआ। सत्यनारायण जी का जन्म सामान्य कथाकार, विचारक और ललित निबंधकार थे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा आपको साहित्यिक योगदान पर विशेष मोनोग्राफ प्रकाशित है। कहां से? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा आपके साहित्य योगदान पर मोनोग्राफ। मोनोग्राफ किसके ऊपर प्रकाशित किया गया? सत्यनारायण, डॉक्टर सत्यनारायण जी के ऊपर। इन्होंने क्या लिखा है? रेत का घर और कागज की नाव। रेत का घर और कागज की नाव, इनकी दो क्या है? रचनाएं। रेत का घर और कागज की नाव किसकी? सत्यनारायण जी की। अब इनके जो पार्ट है वो डायरी के अंश। राजस्थान साहित्य अकादमी के मोनोग्राफ में संकलित डायरी के अंश साहित्य सृजन प्रक्रिया समाज का यथार्थ। यानी कि इन्होंने डायरी के पन्ने में या डायरी के अंश में समाज के बारे में बताया है। लेखक की डायरी समाज और रचनाकार के आंतरिक मन का ईमानदार दस्तावेज है। समाज की छोटी छोटी घटनाएं कैसे साहित्य बनती है, इनका सूक्ष्म विश्लेषण ये पाठ आत्मविश्लेषण दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि समाज की जब छोटी छोटी बात चीजें होती है वो कैसे एक साहित्य बनाती है, इसके बारे में बताया गया है। अपन ने कुछ चीजें पढ़ी। अब अपन इसके जो 40 MCQ आपके आते हैं और एक MCQ 2 नंबर का होता है और 80 अंक का आपका जो पेपर होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में सामान्य हमने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो, यदि कोई समस्या वगैरह हो तो आप उसको क्षमा करें। ये कोई हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार कोई भी ना कोई प्रश्न में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में हमने बहुत सारा ढूंढा, आपके बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे थे, इसलिए हमने इस क्लास को रिकॉर्ड किया। अग्निवीणा झंझनादो कविता के रचयिता कौन है? तो अग्निवीणा झंझनादो इसके जो रचयिता ये अपने कन्हैयालाल सेठिया है और ये ओजस्वी राष्ट्रीय चेतना की कविता है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है सुजानगढ़ चूरू। और इनका जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1900
19 को। अगला, सेठिया जी 1977 में किस राजस्थानी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जो कन्हैयालाल सेठिया, इनको लील डांस पर, कब? लील डांस पर 1976 में। कब? 1976 में। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब प्रश्न आए कि सेठिया जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1976 में। कौन सी कृति पर? लील डांस पर। अग्निवीणा कविता में वीणा किसका प्रतीक है? तो अग्निवीणा में वीणा है क्रांति और नवजागरण का। वीणा किसका है? क्रांति और नवजागरण का। अगला, अनुरोध कविता किस कवि की रचना है? तो अनुरोध लिखिए, ये लिखिए भगवती लाल व्यास ने लिखी, और इनका संबंध है राजसमंद या उदयपुर के ये वरिष्ठ क्या है? कवि है। अगला, भगवती लाल व्यास को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भगवती लाल व्यास को अनंत नाद, कौन सी? अनंत नाद पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी पर? अनंत नाद पर। 1988 में राजस्थानी काव्य की कृति अनंत नाद पर इनको पुरस्कार मिला। कब मिला? 1988 में। रास्ते कविता में रास्ते मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? तो रास्ते वो जीवन के अनुभव, इनके जीवन के अंदर हमने क्या क्या अनुभव किया उसके बारे में, और ये लिखी है रास्ते किसने लिखी है? सावित्री डागा ने लिखी है। किसने लिखी है? सावित्री डागा ने। सावित्री डागा का जन्म कब हुआ? तो सावित्री डागा का जन्म 1935 में, 17 मार्च 1935 में हुआ। सावित्री डागा का जन्म 17 मार्च 1935 में कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। अभी रात के तकरीबन 12:30 1 बजे हुए और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी है। खतरा कविता में कवि सवाई सिंह शेखावत कहाँ के निवासी है? अब खतरा लिखी किसने है? तो सवाई सिंह शेखावत ने, और इनका जो संबंध है कोटड़ी सीकर से है, और ये सीकर के अग्रणी जनवादी कवि है। अच्छी लड़कियां कविता लिखी है पद्मजा शर्मा ने। किसने लिखी है? पद्मजा शर्मा ने, और इनका संबंध है वो जोधपुर से है। अगली, अच्छी लड़कियां कविता में किस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है? तो पितृसत्तात्मक, यानी कि जो स्त्रियों के ऊपर अपन ने जो मापदंड रखे उसके ऊपर ये क्या करते हैं? प्रहार करती है। स्त्रियां कविता के कवि विनोद पदरज का संबंध किस क्षेत्र से? तो स्त्रियां जो कविता ये लिखी किसने है? तो स्त्रियां कविता लिखी है विनोद पदरज ने। स्त्रियां कविता किसने लिखी है? विनोद पदरज ने। इनका संबंध है वो बाड़मेर जोधपुर से है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों से। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में 1907 में, 7 जुलाई 1883 में। 1907 याद हो गया। इनका जन्म है 7 जुलाई 1883 में हुआ, 7 जुलाई 1883 में। गुलेरी जी ने पूरे जीवन में कुल कितनी कहानियां लिखी? सिर्फ इन्होंने कितनी लिखी है? 3 लिखी। सुखमय जीवन, कौन सा? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। गुलेरी जी कहानी सुखमय जीवन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सुखमय जीवन है वो 1911 में हुई। गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ, 88 में हुआ, 1883 में। क्योंकि इनका जन्म 1907 मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गया। जो चीजें परमानेंट याद होती है उसको डिलीट करना काफी टफ रहता है। तो इनका जो 1911 में भारत मित्र पत्रिका में छपी थी, कौन सी? सुखमय जीवन। ममता और कर्तव्य, ममता और कर्तव्य के लेखक कौन है? तो आयुआन सिंह। आयुआन सिंह किसके लेखक है? ममता और कर्तव्य के, और इनका संबंध है उड़ील नागौर से। कानड़देव सोनगरा कहानी किस पर आधारित है? तो जालोर के जो राव कानड़देव उस पर आधारित है, और जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कब्जा करने का प्रयास किया था। कानड़देव सोनगरा कहानी के लेखक कौन है? तो गोविंद सिंह राठौड़ है। कानड़देव सोनगरा कहानी के लेखक कौन है? गोविंद सिंह राठौड़ है। अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनके ऑप्शन अ, ब, स सही होंगे, और जिसके अंदर यदि उपयुक्त सभी ऑप्शन हो तो आप उपयुक्त सभी भरना, और ये आपका सही होगा। 100% चांस है। जेएनयू में जितने भी प्रश्न है जिसके अंदर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हो तो वही भरना है। पराई प्यास सफर के कहानी के लेखक कौन है? तो पराई प्यास का सफर आलम शाह खान है, और इनका संबंध बीकानेर से। पराई प्यास सफर कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो पराई प्यास का जो मुख्य विषय वो जल समस्या वो मानवीय संवेदना, जल समस्या वो मानवीय संवेदना। अगला अपराधी कौन है? तो अपराधी कौन है? कहानी की लेखिका है डॉक्टर दीप्ति कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर दीप्ति कुलश्रेष्ठ। दो बहनों के रचनाकार है चरण सिंह पथिक।
अगला, नंद किशोर आचार्य को 2019 में किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नंद किशोर आचार्य को कब मिला? 2019 में। तो छिलते हुए अपने पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कविता और भविष्य निबंध में किस बात पर जोर दिया गया? तो कविता और भविष्य में मानव संवेदना और कविता सुरक्षित है पर जोर दिया गया है। अगला है, नंद किशोर आचार्य का जो जन्म स्थान बीकानेर में 31 अगस्त 1945 में। कविता जीवन और प्रकृति निबंध के लेखक कौन है? कविता जीवन और प्रकृति निबंध के लेखक है डॉक्टर विजेंद्र, और इनका विजेंद्र का संबंध है धौलपुर से। प्रोफेसर विजेंद्र को किस साहित्य पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किया कृति और का। किसका किया? कृति और का। आस्था और साहित्य निबंध के लेखक कौन है? तो मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ, मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ। अगला है, रोस एंड वाइपर द्वीपोतक किस विधा की रचना है? तो रोस और वाइपर द्वीपोतक ये एक यात्रा व्रत है। कैसा है? यात्रा व्रत है। हरिराम मीणा का उपन्यास धूणी तपे तीर किस पर आधारित है? धूणी तपे तीर किसने लिखा? हरिराम मीणा, IPS भी थे, इन्होंने लिखा था। जो अपने मानगढ़ धाम और आदिवासी बलिदान है इसके ऊपर लिखा है, और इनको मीरा पुरस्कार भी मिला था। हरिराम मीणा की यह यात्रा रचना किस संग्रह से ली गई है? तो हरिराम मीणा की ये जो यात्रा रचना है साइबर सिटी के नंगे आदिवासियों तक से ली गई है। ओम नागर की किस हिंदी डायरी से पाठ संकलित किया गया है? तो ओम नागर की नीब के चिरे से। ओम नागर का संबंध राजस्थान के खानपुर झालावाड़ से। कहां से? खानपुर झालावाड़ से, और उनका जन्म 10 जून 1967 में हुआ। कब हुआ? 10 जून 1967 में। डॉक्टर सत्यनारायण का निवास स्थान कहां है? तो सत्यनारायण का जोधपुर में। डॉक्टर सत्यनारायण के योगदान पर किस अकादमी ने मोनोग्राफ निकाला? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने सत्यनारायण के योगदान पर क्या निकाला? मोनोग्राफ निकाला। रोस एंड वाइपर द्वीप अंग्रेजों को जमाने में किस सजा के लिए माने जाते थे? तो रोस और वाइपर है, इनको काला पानी की सजा के रूप में माने जाते थे। और ओम नागर के डायरी के मुख्य रूप से किस चिंता को घेरा है? तो ओम नागर ने वो डायरी में पर्यावरण और संतुलन मौसम के चक्र को उसके ऊपर क्या इन्होंने संवेदना व्यक्त की है। तो ये आपका जो मेनली थोड़ा कोर्स था इसको जल्दी किया गया। बाकी एग्जाम टॉपर के साथ आप बने रहे। आपके 3rd 4th से लगाकर जितने भी सेम होंगे सारों की नियमित वीडियो क्लासेज आएगी। आप सभी एग्जाम टॉपर के साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां करणी।